ए बबीता, ठीक से लगा झाड़ू? हाँ भाभी, लगा रही हूं। जल्दी कर, और सुन, इसके बाद पोछा भी अच्छे से लगाना कोने कोने में। हाँ जी, कर दूंगी पोछा भी। चल चल जल्दी कर। ये कहानी है बबीता और उसकी जेठानी काजल की। बबीता हरियाणा के रोहतक की रहने वाली थी, जिसे अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाले आशीष से प्यार हो गया और फिर दोनों की शादी भी हो गई। आशीष की ना तो मां थी और ना ही पिता, बस एक बड़ा भाई था और उसकी पत्नी काजल। बबीता को लगा था कि उसकी जेठानी ही उसे सास का प्यार देगी, लेकिन यहां तो कहानी ही उल्टी चल रही थी। बबीता, अरे कपड़े धुले की नहीं अब तक? बस जान लाग रही हूं भाभी। क्या अभी तक कपड़े धोने शुरू भी नहीं किए तूने? कमबख्त मारी, एक नंबर की कामचोर है। मां ने कुछ न सिखाया ससुराल भेजने से पहले? भाभी मां पर ना जाओ, आपने जे कहना है मन ने कह दो। हा, एक तो काम चोरी ऊपर से सीना चोरी। देख तो लो, काम वाम करना नहीं है, बस जबान चलवा लो। अब जल्दी जा, फिर खाना भी बनाना है तुझे। हाँ जी हो जाएगा भाभी, पहले कपड़े धो दूंगी फिर खाना भी बना दूंगी। आप आराम से बैठो, यो अपने पांव भी ऊपर धर लो, किते मोच आ जे। क्या बोली? देख फौरन चली जाए यहां से, वरना तेरा खून पी जाऊंगी मैं। बबीता को काजल पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो खून का घूंट पीकर वहां से चली गई। काजल वाकई बहुत खड़ूस और आलसी थी। बबीता के आने के बाद उसने घर के सारे काम बबीता पर ही डाल दिए थे। इसके बाद भी वो उसे हर वक्त जली कटी सुनाती रहती थी। फिर एक शाम, लो भाभी चा पी लो। क्यों, आ गई ना अकल ठिकाने? बेटा मुझसे उलझने की कोशिश ना करना, मैं जेठानी हूं जेठानी, तो मुझसे ना जरा तमीज से बात किया कर, समझी? जी भाभी समझ गई, आज मुझे आपसे इस तरह बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं वो सॉरी कहना चाह रही थी आपसे। हाँ ठीक है, पर आगे से कभी मुझसे जबान मत लड़ाना। चल अब जा यहां से। दरअसल बबीता नहीं चाहती थी कि उसके घर में किसी तरह की कोई लड़ाई या झगड़ा हो, इसलिए उसने अपनी गलती ना होते हुए भी काजल से माफी मांग ली। लेकिन उससे यही गलती हो गई। काजल को लगा कि बबीता उससे दब गई है और अब तो काजल उस पर और ज्यादा दादागिरी दिखाने लगी और बेचारी बबीता सब कुछ सहन करने लगी। फिर एक दिन जब काजल बाजार में चाट खा रही थी, तभी वहां से एक ऑटो गुजरा जिसमें लगे भोपू से आवाज आई, सुनो सुनो सुनो, विधायक जी की तरफ से आपके शहर कुश्ती का आज तक का सबसे बड़ा कंपटीशन होने जा रहा है। और सबसे खास बात, ये कंपटीशन सिर्फ महिला पहलवानों के लिए है। तो बहनों भाभीओं हो जाओ तैयार, जीतने वाली को मिलेंगे पूरे 25,000। सुनो सुनो सुनो। ये ऐलान सुनते ही काजल का मुंह खुला का खुला रह गया। ऑटो में से फेंके गए पर्चों में से उसने झट से एक पर्चा उठा लिया, फिर सीधा अपने घर आ गई। उसने वही पर्चा चारपाई पर रखा और कपड़े बदलने चली गई। तभी वहां सफाई कर रही बबीता की नजर उस पर्चे पर पड़ गई। वो पर्चा पढ़ ही रही थी कि तभी उसे काजल के आने की आवाज आई और वो फिर से झाड़ू लगाने की एक्टिंग करने लगी। हाँ, ये इनाम तो मैं ही जीतूंगी। एक बार ये पैसे मुझे मिल जाएं तो मैं चांदी की नई पायलें बनवाऊंगी, नई नई साड़ियां खरीदूंगी, रोज बैठकर आराम से अंगूर खाऊंगी, कसम से जिंदगी में होंगे मजे ही मजे। इतना कहते ही काजल बरामदे में गई और उठक बैठक करने लगी और इसी तरह पूरा हफ्ता बीत गया और फिर प्रतियोगिता का दिन भी आ गया। काजल अपनी फाइट से 1 घंटा पहले ही प्रतियोगिता वाली जगह पहुंच गई। उसने देखा कि वहां एक फाइट पहले से चल रही थी। एक लड़की दूसरी लड़की को उठा कर पटक रही थी। ये मंजर देखकर वहां मौजूद हर आदमी का मुंह खुला का खुला रह गया और फिर रेफरी ने उसका हाथ उठाकर उसे विजयी घोषित किया। जब वो लड़की घूमी तो काजल उसका चेहरा देखकर हैरान रह गई। वो बबीता थी। बबीता की फाइट स्किल देखकर काजल का गला सूख गया और फिर बबीता काजल को देखकर उसके पास आई। अरे भाभी, आप यहाँ हो? अच्छा, आप ना जरूर मेरा हौसला बढ़ाने आए हो। देखो भाभी, मैंने इसका क्या हाल कर दिया, पर चिंता ना करो, बस मेरी आज एक और फाइट है। पता नहीं कौन आवेगी, खैर जो भी आवेगी मैं उसकी हड्डियां तोड़कर ही घर जाऊंगी और टाइम से पहले ही सारे काम भी निपटा दूंगी। इतना कहकर बबीता रिंग में वापस चली गई और अगली फाइट का इंतजार करने लगी। मगर अगली फाइट होती कैसे?
उस फाइट में काजल को जो लड़ना था वो भी बबीता के साथ। सब काजल को ढूंढ रहे थे लेकिन काजल तो वहां से 9-2-11 हो चुकी थी। भाभी, ओ भाभी, देखो मैं आ गई। बबीता तुम मतलब आप क्या हुआ उस दूसरी फाइट का? अरे वो तो आई कोन्या, लगता है उसने मेरी पहली फाइट देख ली होगी। हाँ हाँ, आप खड़ी क्यों हो? बैठो ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ हाँ भाभी, और सुनो जरा मीठा तेज रखना। और बस यहां से सब बदल गया। काजल की दादागिरी खत्म हुई लेकिन बबीता कभी उस पर हावी नहीं हुई और अब दोनों मिलकर अपना घर अच्छे से संभालने लगी। भाभी, नाश्ता बन गया क्या? मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ हो गया, लो आलू के पराठे बनाए हैं आज। क्या बात है, मजा ही आ जाएगा फिर तो। जी करता है कि सारे काम छोड़ूं और आराम से बैठकर बस ये पराठे ही खाता रहूं। तू भी ना, चल अब जल्दी कर। नहीं सच में भाभी, आप ना बेस्ट हो। हाँ वो तो है, लेकिन जब रसिका आएगी ना इस घर में तब देखेंगे कि तुम रसिका के गुण गाते हो या फिर मेरे। क्या भाभी, फिर वही बात। आप जाओ किचन में और मुझे पराठे पर फोकस करने दो। हाँ, देवर और भाभी का बड़ा ही प्यारा रिश्ता होता है। इसमें मान सम्मान भी होता है और हंसी मजाक भी। सरिता की शादी किशोर से हुई थी और राहुल उसका देवर था। किशोर और राहुल की उम्र में 10 साल का बड़ा अंतर था। जब राहुल छोटा था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उनके जाने के बाद पहले किशोर ने और फिर भाभी बनकर आई सरिता ने राहुल को अपने बेटे की तरह पाला था। सरिता और किशोर की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपना सारा प्यार राहुल पर ही लुटा दिया था। राहुल मजे से पराठे खा रहा था कि तभी किशोर वहां आया। हाँ भाई, क्या बनाया आज? आओ भैया और मिलो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट शेफ से, आलू पराठा स्पेशलिस्ट 10 सरिता भाभी से। मस्का लगाना तो कोई तुझसे सीखे। और बता क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस अगले महीने एग्जाम और फिर नौकरी की तैयारी। गुड। आज अगर माँ बाबूजी जिंदा होते तो कितने खुश होते। बस तू जल्दी से अपना काम धंधा शुरू कर, फिर हम रसिका को ले आएंगे पूरी धूमधाम से। क्या यार भैया, जब देखो वही बात। आप पराठे खाओ ना और मुझे भी शांति के साथ पराठे खाने दो। अब ये शांति कौन है? उसके लिए भी पराठे पैक करवा दूं क्या? चुप हो जाओ आप दोनों। किशोर के घर में हमेशा ऐसे ही हंसी मजाक का माहौल रहता था। किशोर एक कंपनी में काम करता था और सरिता घर संभालती थी। माँ बाप के एक साथ चले जाने के बाद रिश्तेदारों ने किशोर की शादी बहुत जल्दी कर दी थी ताकि वो दोनों मिलकर राहुल का ख्याल रख सके। सरिता भी भाभी नहीं बल्कि माँ के रूप में राहुल का पूरा ख्याल रखती थी। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। राहुल की कॉलेज की पढ़ाई अब खत्म होने वाली थी। फिर एक दिन कॉलेज में। हाय। हाय रसिका, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे यार, ये तुम मुझे आप क्यों बोलती हो? तो क्या बोलूं? तुम बोलो ना, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ। मैं आपको तुम बोलूं? फिर वही बात। अच्छा खैर छोड़ो, अंकल आंटी कैसे हैं? वो बढ़िया है। आप बताइए भैया भाभी कैसे हैं? हाँ वो भी मस्त है। अच्छा रसिका, मैं चलता हूँ, मुझे दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है, तो मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ओके बाय। बाय। रसिका चाहती थी कि राहुल उसे भी अपने साथ फिल्म देखने ले जाए, लेकिन राहुल रसिका से हर वक्त कन्नी ही काटता रहता था। रसिका वहां से दुखी होकर घर की तरफ चल पड़ी। दरअसल राहुल और रसिका के पिता बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उन दोनों ने बचपन में ही रसिका और राहुल की शादी तय कर दी थी, पर शादी से पहले ही राहुल के माता पिता का देहांत हो गया। लेकिन किशोर और सरिता दिल से चाहते थे कि रसिका ही उनके घर की बहू बनकर आए, इसीलिए वो रसिका का नाम लेकर राहुल को छेड़ते रहते थे। रसिका भी राहुल को ही अपना पति मान चुकी थी। वो कभी कभार जानबूझकर राहुल से मिलने के लिए सज धज कर तैयार होकर कॉलेज आती थी। उससे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन राहुल उससे बचता फिरता था। लेकिन अब जब दोनों बड़े हो गए थे तो शादी की बात भी चलने लगी। आओ आओ किशोर बेटा, कैसे हो? नमस्ते आंटी जी, मैं ठीक हूँ। नमस्ते आंटी जी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। रसिका, ओ रसिका, जल्दी आओ, देखो तुम्हारे जेठ जेठानी आए हैं। अपनी माँ की आवाज सुनकर रसिका फूली नहीं समाई। वो जल्दी से सिर पर पल्लू रखकर बाहर आई और आकर उसने किशोर और सरिता के पैर छुए। हालांकि उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। क्या हुआ रसिका, किसे ढूंढ रही हो? जी किसी को नहीं, मैं चाय लाती हूँ। रसिका की बात सुनकर वहां सभी लोग मुस्कुरा दिए। तभी किशोर ने कहा, आंटी अब वक्त आ गया है
हमें जल्दी से अपनी जिम्मेदारियां निभा देनी चाहिए। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं। जिस शुगर ने रसिका के पापा को निकल लिया वही अब मुझे भी मार रही है। अब तो इंसुलिन भी कोई काम नहीं करता है। हिम्मत रखिए आंटी जी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटी, बस रसिका तुम्हारे घर चली जाए, उसके बाद तो भगवान मुझे कभी भी उठा ले, कोई दुख नहीं। उसी दिन पंडित जी से बात कर शादी की तारीख तय कर दी गई। ये देखकर रसिका की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन घर आकर जैसे ही ये बात किशोर ने राहुल को बताई तो वो बहुत नाराज हो गया और गुस्से से बोला, भैया भाभी, मुझे रसिका से शादी नहीं करनी है। ये क्या बोल रहा राहुल? पर माँ बाबूजी की यही इच्छा और मेरी इच्छा का क्या? मुझे रसिका पसंद नहीं है, साफ बात ये है। क्या बुराई है उसमें? सुंदर है, संस्कारी है और आप समझ नहीं रही हो भाभी, वो सीधी सादी बहन जी टाइप लड़की है, हमारी नहीं जमेगी। देख राहुल, तेरी शादी तो रसिका से ही होगी, वरना याद रखना वो वसीयत वाली बात। वसीयत का नाम सुनते ही राहुल चुप हो गया। उसे झुकना पड़ा और कुछ दिनों बाद राहुल और रसिका की शादी हो गई। रसिका बहुत खुश थी। वो घर के कामों में सरिता का पूरा हाथ बटाती और किशोर की भी बहुत इज्जत करती थी। लेकिन दूसरी तरफ राहुल अब बहुत चुपचाप रहने लगा था। साफ पता चल रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। फिर एक दिन डाइनिंग टेबल पर, राहुल, वो वकील साहब आएंगे शाम को, तुम्हारे साइन चाहिए उन्हें 3-4 कागजों पर। अब ठीक है भैया, मैं कर दूंगा, अभी ऑफिस जा रहा हूं। दरअसल किशोर और राहुल के पिता शंभुनाथ एक वसीयत छोड़ गए थे। उसके मुताबिक राहुल को उनकी जायदाद का आधा हिस्सा उसी दिन मिलेगा जब वो रसिका से शादी करेगा। रसिका से शादी के बाद किशोर ने उसी दस्तावेज के बारे में राहुल से बात की थी। शाम को वकील आया और उसने राहुल से पेपर्स पर साइन भी करवा लिए। अब शंभुनाथ की आधी जायदाद का मालिक राहुल बन चुका था। कुछ दिन बाद एक सुबह जब सब लोग उठे तो रसिका के तेज तेज रोने की आवाज सुनाई थी। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जो राहुल उसके लिए छोड़कर कहीं चला गया था। उस चिट्ठी में राहुल ने लिखा था कि वो रसिका से शादी करने से पहले एक दूसरी लड़की से शादी कर चुका था जो पहले से ही उसकी गर्लफ्रेंड थी, और उसने सिर्फ अपने पिता की जायदाद पाने के लिए रसिका से शादी की थी और अब वो अपना सारा हिस्सा लेकर अपनी पहली पत्नी को साथ लेकर विदेश जा रहा था। किशोर ने फौरन राहुल को फोन किया, मगर राहुल ने उसका फोन नहीं उठाया। उल्टा ये मैसेज कर दिया कि अब से उसका ना तो रसिका से कोई रिश्ता है और ना ही किशोर और सरिता से। ये क्या किया राहुल? ऐसा कैसे कर दिया तूने? जरूर हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, वरना वो कभी ऐसा नहीं करता। नहीं भाभी, आप अपने आप को मत कोसो। मेरी किस्मत खराब है जो मेरे आते ही ये घर टूट गया। रोती बिलखती रसिका को किशोर और सरिता ने सहारा दिया। राहुल के धोखे की बात रसिका की मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी चल बसी। इस बात को कई महीने गुजर गए। अब तो राहुल ने विदेश में जाकर अपना नंबर भी बदल लिया। इधर रसिका ने भी एक ऑफिस में नौकरी शुरू कर दी। धीरे धीरे पूरा साल गुजर गया, लेकिन राहुल लौट कर नहीं आया। किशोर और सरिता समझ गए थे कि अब राहुल कभी नहीं लौटेगा। फिर एक शाम जब रसिका अपने ऑफिस से लौटी तो वो हैरान रह गई। किशोर और सरिता उसके कलीग हरीश के साथ बैठे थे। हरीश जी आप? हाँ रसिका, हरीश को हमने ही बुलाया है। रसिका, हरीश से हमारी फोन पर बात हुई थी। ये तुम्हें पसंद करते हैं और तुमसे शादी करना चाहते हैं। पर भाभी, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब राहुल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया तो तुम कब तक उसके इंतजार में बैठी रहोगी? मैं सिर्फ भाभी नहीं हूं तुम्हारी, आंटी के जाने के बाद अब मैं तुम्हारी माँ भी हूं और मुझे हक है तुम्हारा अच्छा बुरा सोचने का। तुम बस इतना बताओ कि हरीश तुम्हें पसंद है या नहीं। भाभी, रसिका कोई जवाब तो नहीं दे सकी, लेकिन उसके आंसू उसके दिल का हाल बयां कर रहे थे। उसकी भावनाओं को सरिता ने समझ लिया और फिर, रसिका, भले इस घर में तुम मेरी देवरानी बनकर आई थी, लेकिन अब तुम मेरी बेटी हो। राहुल के किए की सजा मैं तुम्हें नहीं भुगतने दूंगी। तुम्हारी शादी हरीश से होगी। मैं और तुम्हारे भैया इस बार तुम्हारा कन्यादान करेंगे। और हाँ, हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हारा इस घर के साथ नाता कभी नहीं टूटेगा। ये घर हमेशा तुम्हारा मायका रहेगा। इतना कहकर सरिता ने रसिका को गले से लगा लिया। रसिका रोई जा रही थी, लेकिन उसे ये विश्वास भी हो गया था कि अब इसके बाद उसे रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो वो अनाथ थी। ईशा एक बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके नेचुरली पिंक होंठ उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते थे, जिससे सभी लड़के उस पर मरते थे। अपने पिंक लिप्स को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए वो हमेशा पिंक लिपस्टिक ही खरीदा करती थी। गोरे चेहरे पर पिंक लिपस्टिक उसकी खूबसूरती को निखार देती थी। ऐसे ही एक रोज जब वो मार्केट जाती है तो कुछ लड़के उसे छेड़ते हुए कहते हैं,
अरे ओ गुलाबी होठों वाली जाने मन, कहाँ जा रही हो इन गुलाबी होठों के साथ? अबे ओ मवाली, कान के नीचे एक बजाऊंगी ना तो तेरा पूरा कानपुर हिल जाएगा, समझा? जाने मन कान के नीचे नहीं, होठों पर दे दो। ईशा अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालकर उन दोनों की आंखों में डाल देती है। वो दोनों छिछोरे लड़के चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ एक लड़का मिहिर आता है। ईशा की बहादुरी देखकर वो बहुत खुश होता है। सचमुच में आप बहुत बहादुर हैं। इन बदमाशों को अच्छा मजा चखाया आपने। ऐसे लड़कों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको अपनी कार से ड्रॉप कर दूं। ईशा उसके साथ कार में बैठकर चली जाती है। दोनों रास्ते में खूब बातें करते हैं, फिर दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं। अब वो हर रोज काफी देर तक फोन पर बातें करते और साथ में घूमने जाते हैं। ऐसे ही दोनों में प्यार हो जाता है। फिर एक रोज, पिंक लिप्स हरदम तुमको करते मिस, आई लव यू मिहिर। आई लव यू टू। मुझे भी तुम्हारे नेचुरल पिंक लिप से बहुत प्यार है। कुछ समय बाद दोनों घर वालों से बात करके एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ईशा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन लव मैरिज करने की वजह से उसकी सास उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। फिर एक दिन मिहिर का छोटा भाई नकुल विदेश से पढ़ाई करके लौटता है। ईशा नकुल के लिए कॉफी लेकर आती है। पहली नजर में अपनी भाभी को देख नकुल उसके पिंक लिप्स पर लट्टू हो जाता है। ओह, तो ये है मेरी प्यारी प्यारी भाभी। आप तो बहुत ही खूबसूरत हो भाभी, और खासकर आपके पिंक लिप्स। उफ। थैंक यू सो मच देवर जी। अब आप बातें ही करते रहेंगे। कॉफी पीजिए, ठंडी हो रही है। अब नकुल अपनी भाभी पर नजर रखता है। वो उसे छुप छुप कर देखता है, लेकिन ईशा इन सब बातों से अनजान होती है। मिहिर ऑफिस के किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया होता है, तो उसकी गैर मौजूदगी में नकुल की हिम्मत अब और भी बढ़ जाती है। एक रोज जब ईशा अपने कमरे में सो रही होती है, तो नकुल उसकी खूबसूरती, उसके पिंक लिप्स को देख रहा होता है। फिर वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और सो रही ईशा के पास जाता है और उसके होठों पर किस करने ही वाला होता है कि तभी ईशा जाग जाती है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे करीब आने की? अरे भाभी हूँ मैं तुम्हारी, और इस घर की बहू। आपके खूबसूरत होठ देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और सच कहूँ तो आपको देखकर बिल्कुल भी भाभी वाली फीलिंग ही नहीं आती। ठहरो, मैं अभी जाकर माँ जी को तुम्हारी सारी सच्चाई बताती हूँ। ईशा जाकर अपनी सास कमलेश को सब सच बता देती है, लेकिन कमलेश उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन नकुल उसे परेशान करना नहीं छोड़ता। अब उसकी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक रोज जब ईशा अपने कमरे में कुछ काम कर रही होती है, तो नकुल उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, मैंने कहा था ना मेरे पास भी मत आना। क्या करोगी? माँ को बताओगी? वो तुम पर कभी विश्वास नहीं करेंगी। मुझ पर ना सही, लेकिन इस रिकॉर्ड किए हुए वीडियो पर तो विश्वास करेंगी। ईशा वो वीडियो जाकर अपनी सास को दिखाती है। उसकी सास को अपने छोटे बेटे पर बहुत गुस्सा आता है। बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई ऐसी नीच हरकत करते हुए? इस घर की बहू पर तूने बुरी नजर डाली। तभी वहाँ मिहिर भी आ जाता है और वो नकुल को कॉलर से पकड़ लेता है। तूने मेरी पत्नी के साथ इतनी घटिया हरकत की, मैं तेरी जान ले लूंगा। मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे गलती हो गई। मैं बहक गया था। माफी मुझसे नहीं, अपनी इस माँ समान भाभी से मांग, समझा? भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा बहक गया था। मैं अब से कभी आपको परेशान नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। अब से तू इस घर में नहीं रहेगा, कभी कभार माँ से मिलने तू आ सकता है। मैंने तुम्हें माफ किया नकुल, लेकिन मैं तुम जैसे नीच आदमी के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे गलत समझा, लेकिन मुझे क्या पता था कि अपना ही सिक्का खोटा है। और तू बेशरम, निकल जा मेरे घर से। नकुल वहाँ से चला जाता है। ईशा की सास उसे गले लगा लेती है। कुछ महीनों बाद ईशा गर्भवती होती है और फिर वो एक सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है, जिसके लिप्स भी ईशा की तरह ही गुलाब की पंखुड़ियों की तरह कोमल और गुलाबी होते हैं। मीरा, ओ मीरा, चल तो जल्दी से आटा गूंथ दे, मैं फटाफट रोटियां सेक दूंगी। नहीं माँ, मैं नहीं गूंथ पाऊंगी, मैंने मेहंदी लगा ली है हाथ पर। क्या? सुबह सुबह तू फिर मेहंदी लगाकर बैठ गई? बड़ी मक्कार है सच में। काम में मदद ना करनी पड़े इसलिए जब देखो मेहंदी लगाकर बैठ जाती है। चल जल्दी से हाथ धोकर आ मेरे पास, मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रही है। माँ बस आज कर लो ना, देखो ना मैंने कितनी मेहनत से कितना सुंदर डिजाइन बनाया है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मीरा के हाथों पर पड़ती है, उसका गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। वो मीरा से कहती है, अरे वाह मीरा, तूने तो बड़ी सुंदर मेहंदी लगाई है। हाँ माँ, वो शांति दीदी ने मुझे एक किताब दी थी कल, उसमें बड़े सुंदर सुंदर डिजाइन बने हैं, बस उसी में से देखकर लगाई है मैंने। सुंदर है ना? हाँ बहुत सुंदर है। अरे लेकिन
मुझे तो ओफो, फिर लगा लिया ना तूने बातों में। पहले से ही देर हो रही है, ऊपर से तू भी मेहंदी लगाकर महारानी जैसे बैठ गई है। माँ, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? 1-2 घंटे में जब मेरी मेहंदी सूख जाएगी तो मैं घर के सारे काम कर दूंगी। मीरा की बात मानकर कावेरी काम पर चली जाती है। वो एक बड़ी सोसाइटी के घरों में काम करती थी और इसी काम से कावेरी और मीरा का गुजारा चलता था। कावेरी के पति की कई साल पहले एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तब से कावेरी पर ही सारी जिम्मेदारी थी। मीरा भी घर के कामों में उसका पूरा हाथ बटाती थी। मीरा को मेहंदी लगाना बहुत पसंद था। उसने अपने घर के पीछे मेहंदी के कई सारे पौधे लगा रखे थे, जिनका वो बहुत ख्याल रखती थी। वो अपने हाथों से मेहंदी के पत्तों को पीसकर अपने हाथों में लगाने के लिए तैयार करती थी। फिर एक दिन, मीरा, हमें इस जगह पर थोड़ी मोड़ी खेती कर लेनी चाहिए। ये मेहंदी के पौधों से कुछ कमाई थोड़ी ही हो रही है, खेती कर लेंगे तो कुछ पैसे ही बन जाएंगे। नहीं माँ, मेरे मेहंदी के पौधों को हाथ भी मत लगाना। बाजार से मेहंदी खरीदने के तो पैसे हैं नहीं हमारे पास, अब इन्हें तो रहने दो। ये कहते हुए मीरा की आंखों में आंसू थे। कावेरी उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, मीरा, मैं जानती हूँ तुझे मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बेटा अपनी हालत तो तुझे पता ही है ना, मैं कितनी मुश्किल से। माँ, सब समझती हूँ मैं, जाओ कर लो जो करना है। इतना कहकर मीरा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कावेरी को उसके लिए बुरा लग रहा था। वो मीरा की मेहंदी के पौधों को कुछ नहीं करती। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। ज्यादा काम करने की वजह से कावेरी की तबीयत खराब रहने लगी। वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगी। तो मीरा ने उससे कहा, माँ, तुम रहने दो, तुम्हें बुखार है, रात भर सोई नहीं हो, मैं चली जाती हूँ काम पर। नहीं मीरा, तू कैसे? ना नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं जाती हूँ। कावेरी जैसे ही उठकर चलने की कोशिश करती है, अचानक उसे चक्कर आ जाता है। मीरा उसे सहारा देकर बिस्तर पर लिटा देती है और उससे कहती है, बस माँ, अब तुम आराम करोगी और काम पर अब से मैं जाऊंगी। कावेरी घर पर रहकर आराम तो कर रही थी, लेकिन वास्तव में उसे अच्छे इलाज की भी जरूरत थी, जिसके लिए पैसे थे नहीं। दूसरी तरफ अब हर रोज मीरा काम पर जाती और लौटकर घर के भी सारे काम उसे ही करने पड़ते थे। इस सब में उसे मेहंदी लगाने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाता था। मीरा, कितने दिन हो गए तूने मेहंदी नहीं लगाई? हाँ माँ, बस मन नहीं कर रहा। अच्छा, मेहंदी लगाने का तेरा मन नहीं? मैं सब जानती हूँ। मैंने बिस्तर पकड़ लिया है और मेरी फूल सी बच्ची पर सारे काम पड़ गए हैं। अब बस बहुत हो गया आराम। मीरा, जा, तू जाकर मेहंदी लगा ले, आज मैं जाऊंगी काम पर। नहीं माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं कर लूंगी सब। और मैं सच बोल रही हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, ये मेहंदी वेहंदी का मुझे शौक नहीं। इतना कहकर मीरा काम पर जाने के लिए घर से निकल जाती है। कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीरा सोसाइटी के कई घरों में काम करती थी। उन्हीं में से एक घर आरती का भी था। उसके घर पर तीज का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। तीज की तैयारियों में मीरा भी मदद कर रही थी। इसी बीच, अरे ऐसे कैसे? मैंने सारे रिश्तेदारों को बुला लिया है, मेरी सारी फ्रेंड्स भी आने वाली हैं। मैं क्या कहूँगी उन्हें? फोन पर काफी देर बहस करने के बाद आरती फोन रख देती है। उन्हें उदास देखकर मीरा उससे पूछती है, क्या हुआ मैडम जी, आप कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ मीरा, बड़ी मुसीबत हो गई। कल तीज का फंक्शन है, मैंने सबको मेहंदी लगवाने के लिए यहीं बुला लिया है और आखिरी मौके पर ये पार्लर वाली धोखा दे गई। कह रही है कल नहीं आ पाएगी। अब क्या होगा? इतनी जल्दी कौन तैयार होगा सबको मेहंदी लगाने के लिए? मैडम जी, वैसे मैं भी ठीक ठाक मेहंदी लगा लेती हूँ। अरे हाँ, कावेरी ने मुझे बताया तो था एक बार कि तुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है। वैसे मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, तू देख ले बेटा, बहुत सारे हाथ लगाने होंगे और मेहंदी बढ़िया लगनी चाहिए सबके। आप बिल्कुल चिंता मत करिए मैडम जी, मैं सब अच्छे से करूँगी। बहुत दिनों बाद मीरा के चेहरे पर खुशी थी। उसने घर पहुंचते ही मेहंदी के खूब सारे पत्ते तोड़कर पत्थर पर पीसना शुरू कर दिया। ये देखकर कावेरी ने मीरा से कहा, अरे मीरा, शाम हो गई है, अब मेहंदी मत लगा, मौसम भी ठंडा है बेटा। ये मेहंदी मैं अपने लिए नहीं पीस रही माँ, वो 5वें फ्लोर वाली मैडम जी है ना, कल उनके यहाँ लगानी है। अच्छा बेटा, पर ध्यान से बेटा, वो बड़े लोग हैं, कोई गलती ना हो जाए। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेहंदी लगाने में मुझसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। मीरा खूब सारी मेहंदी तैयार करके अगले दिन आरती के घर पहुंच जाती है। वो अपनी मेहंदी को कोन में भरने लगती है कि तभी आरती की एक फ्रेंड आरती से, आरती, ये किसे बुला लिया तुमने? मैंने जिस पार्लर का नंबर दिया था तुम्हें, उससे बात नहीं हुई क्या? हुई तो थी, लेकिन उसने आखिरी वक्त पर मना कर दिया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये मीरा है, मेरी हाउसमेड है ना कावेरी, ये उसी की बेटी है, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है ये। ओफो आरती,
तुम भी ना, पार्लर की बात अलग होती है, उन लोगों का मटेरियल ब्रांडेड होता है, मेहंदी के रचने की गारंटी मिलती है वहां से। और इसकी मेहंदी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इस पर तो कोई लेबल तक नहीं है, अगर कुछ गलत रिएक्शन हो गया हाथों पर तो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैडम जी, ये मेहंदी मैंने खुद पीस कर तैयार की है, मेरे पास बहुत सारे मेहंदी के पौधे हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके हाथों को नुकसान दे। ना भाई ना, सॉरी आरती, बट मैं अपने हाथों को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती, तुम सब लगवाओ, मैं तो पार्लर जाकर ही लगवाऊंगी। इतना कहकर आरती की दोस्त शालिनी वहां से चली जाती है। आरती मीरा को इशारा देकर काम शुरू करने को कहती है। अरे वाह, मानना पड़ेगा, इस बच्ची ने कमाल की मेहंदी लगाई है। मुझे तो नहीं लगता कि इस मेहंदी का वैसा रंग आएगा जैसा पार्लर वाली मेहंदी का आता है। अब बस भी करो शालिनी, मेहंदी कैसी रचेगी ये कल तक पता चल ही जाएगा ना, बच्ची है वो, उसे इस तरह डराओ तो मत। अरे मुझे क्या, मेरे हाथ कौन सा खराब होने वाले हैं, तुम ही लोग लगवाओ और तुम ही भुगतना। शालिनी गुस्से में वहां से चली जाती है। उसे पूरा यकीन था कि मीरा की मेहंदी रचेगी नहीं, साथ ही हाथों पर उसका गलत रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन जो हुआ वो इससे बिल्कुल अलग था। अगले दिन मीरा के घर पर। अरे मैडम जी, आप यहाँ, आपने तो आज काम पर आने के लिए मना किया था ना, मैं इसीलिए नहीं आई। हाँ हाँ, कल तुम कितना थक गई थी, इसीलिए मैंने आने को मना किया। मैं यहाँ तुम्हें काम पर बुलाने नहीं बल्कि किसी और काम से आई हूँ, अंदर नहीं बुलाओगी? अरे माफ कीजिएगा मैडम जी, आइए अंदर आइए। आरती को देखकर कावेरी भी बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है। आरती के साथ उसकी दोस्त शालिनी भी थी। मीरा उन दोनों को पानी देते हुए कहती है, ये लीजिए मैडम जी, मेहंदी तो ठीक से रची ना मैडम जी? ये तुम्हें मैं नहीं, शालिनी बताएगी। फिर शालिनी अपने हाथ मीरा की तरफ बढ़ा देती है। उसके हाथों पर कई जगह छाले पड़े हुए थे। ये देखकर मीरा उससे कहती है, अरे ये क्या हुआ मैडम जी? मैंने तुमसे मेहंदी नहीं लगवाई, उल्टा तुम्हारा अपमान करती रही, उसी की सजा मिली है मुझे। मैंने सबसे महंगे वाले पार्लर में जाकर मेहंदी लगवाई। मैंने उनसे जोर देकर कहा कि मेहंदी का रंग बहुत बढ़िया आना चाहिए। इस चक्कर में उन्होंने पता नहीं क्या क्या मिला दिया मेहंदी में, और मेरे हाथों का ये हाल हो गया। और दूसरी तरफ तुम्हारी मेहंदी, जिसने भी लगवाई उसके हाथों की रंगत ही अलग है। देखो आरती के हाथ देखो जरा। आरती ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए, जिन पर मीरा के हाथों से लगी मेहंदी का बहुत ही अच्छा रंग चढ़ा था। फिर आरती कावेरी के पास जाकर उससे बोली, बस कावेरी, ये झाड़ू पोछा और बर्तन बहुत करवा लिए तुमने मीरा से, ये अब वो करेगी जो इसे करना चाहिए। जी क्या मतलब मैडम जी? ये अब मेहंदी लगाएगी सबके हाथों पर। हमारी एक दोस्त का अपना ब्यूटी पार्लर है, उसे मीरा का काम और उसकी मेहंदी की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। वो मीरा को अपने यहाँ काम देना चाहती है, अच्छे पैसे भी देगी वो मीरा को, और तो और वहाँ रहकर मीरा पार्लर के दूसरे काम भी सीख पाएगी। आरती की बात सुनकर कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हाथ जोड़कर आरती का शुक्रिया अदा करती है। मीरा भी बहुत खुश थी। अब न सिर्फ वो अपना मेहंदी लगाने का शौक पूरा कर सकती थी, बल्कि अच्छे पैसे कमाकर अपनी माँ का इलाज भी करवा सकती थी।